गरीब मालिनी दामपुर गांव के एक चौराहे पर रोज अपने टूटे पुराने ठेले पर पानी पूरी बेचती है। मालिनी की पानी पूरी बहुत ही लजीज होती है, इसीलिए उसके पास हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती है। एक शाम रोज की तरह आज भी मालिनी की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। बस इसी तरह दिन प्रतिदिन मेरी कमाई होती रहे ताकि जल्दी हमारी गरीबी दूर हो जाए। अगले दिन मालिनी फिर से गांव में अपने ठेले पर पानी पूरी बेचने आती है। उसके पास कई सारे ग्राहक पानी पूरी खा रहे थे। गांव में इस इलाके में एकमात्र मालिनी ही पानी पूरी बेचने वाली थी। तभी सामने दो आदमी अभय और चमन आते हैं। अभय, देख कितने लोग पानी पूरी खा रहे हैं। यार आज तो मुझे पानी पूरी खिला दे। रोज रोज तू मुझे यहाँ लेकर आता है पर कभी पानी पूरी नहीं खिलाता। अच्छा, ये ले पैसे और उस ठेले वाली से 2 प्लेट पानी पूरी लेकर आ। चमन 2 प्लेट पानी पूरी लेकर आता है। आखिर देखे तो सही कि इस महिला की पानी पूरी में ऐसा क्या है कि लोग इतने दीवाने बने हुए हैं इसकी पानी पूरी के। वाह यार, ये पानी पूरी तो कितनी स्वादिष्ट है। चमन, अगर हमने भी एक पानी पूरी का ठेला लगा दिया तो हमारी भी अच्छी कमाई होगी। भाई, हम ठेला तो लगा देंगे पर ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी कैसे बनाएंगे? उसका भी एक उपाय है मेरे पास। इतने दिनों से मैं इस महिला पर ऐसे ही नजर नहीं रख रहा हूँ। अगले दिन शाम में मालिनी अपने ठेले पर अकेली खड़ी थी। तभी वहाँ अभय आता है। अभय ने फटे मैले कपड़े पहन रखे थे। मालिनी ने कभी अभय को नहीं देखा था। बहन, मुझ गरीब भूखे की मदद कीजिए। रुको, मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाती हूँ। नहीं बहन, आपकी पानी पूरी खाकर मेरी अभी की भूख तो मिट जाएगी, पर कल का क्या? कल फिर से भूखा हो जाऊंगा। तो आप कल भी मेरे पास पानी पूरी खाने आ जाना। बहन, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं ये भीख मांगने वाला काम नहीं करना चाहता। मैं भी दूसरे लोगों की तरह मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ, पर कोई मुझ गरीब को काम नहीं दे रहा। क्या आप मुझे अपने ठेले पर कोई काम दे सकते हो? भाई, मेरे पीछे भी काफी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं आपको काम के पैसे नहीं दे पाऊंगी। बहन, आप जो चाहे मुझे पैसे दे देना और मुझे काम दे दीजिए। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा मैं मेहनत करके 2 पैसे इज्जत से कमाना चाहता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बहन, आपको इस गरीब लाचार की दुआ मिलेगी। ये सुनकर मालिनी दुखी हो जाती है। ठीक है भाई, आप कल से मेरे ठेले पर आ जाना। मैं आपको 100 रुपए रोज दिया करूँगी। ये सब क्या है अभय? तू इतना अमीर होकर खुद को एक भिखारी क्यों दिखा रहा था? पक्षी को अपने जाल में फंसाने के लिए पहले उस पक्षी से दोस्ती करनी पड़ती है। उसे यह एहसास दिलाना पड़ता है कि हम उसके हमदर्द, उसके चाहने वाले हैं। तब जाकर पक्षी अपने जाल में फंसता है। इस मालिनी के हाथ की स्वादिष्ट पानी पूरी सीखने का यही एक रास्ता है। अगले दिन अभय मालिनी के ठेले पर आता है और ठेले पर आए ग्राहकों को पानी पूरी देता जाता है और साथ में ठेले की सफाई और प्लेटें भी धोने लगता है। हाँ बहन, आपकी पानी पूरी तो बहुत मस्त है। ये लीजिए पैसे। बस एक बार मैं इस मालिनी से पानी पूरी बनाना सीख जाऊं, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। शाम का समय मालिनी अभय को 100 रुपए देती है। अच्छा, अब तुम कल आना। चलो, थोड़ा तरीका तो सीख गया मैं लजीज पानी पूरी बनाने का। मालिनी की जैसी स्वादिष्ट पानी पूरी कोई नहीं बनाता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे और कुछ ही दिनों में अभय मालिनी के साथ रहकर उसकी तरह पानी पूरी बनाना सीख जाता है। एक दिन, बहन, मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है, तो कल से मैं आपके ठेले पर काम करने नहीं आऊँगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मालिनी अपना ठेला लेकर रोज की तरह गांव में उसी इलाके में आती है। तभी उसके सामने ही अभय, जो मालिनी के सामने भिखारी के अवतार में आया था, वो आलीशान कपड़े पहनकर एक बड़ा ही सुंदर ठेला लेकर वहाँ आता है, जिस पर काफी सारी पानी पूरी थी और उस पर पानी पूरी के दाम मात्र 10 रुपए प्लेट लिखे थे। आइए आइए आइए, लजीज पानी पूरी खाने का आनंद लीजिए। मात्र 10 रुपए प्लेट पानी पूरी। ये तो अभय है। इसके पास इतना आलीशान ठेला और ये पानी पूरी कहाँ से आई? ये तो काफी गरीब था। इधर सब लोग अभय के पास पानी पूरी खाने लगते हैं। इसका मतलब इस अभय ने धोखे से मुझसे पानी पूरी बनाना सीख। फिर क्या था, अभय के आने से शाम तक मालिनी के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। आज तो मेरी 1 पैसे की भी कमाई नहीं हुई। इस अभय ने मेरे साथ ऐसा खेल खेलकर अच्छा नहीं किया। मालिनी उदास मन लिए अपने छोटे से घर आती है, जहाँ उसका अपाहिज पति अनिल, सास ससुर सरला, कमलेश और ननंद साक्षी थी। मालिनी अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी।
क्या हुआ मालिनी? तभी मालिनी सबको सारी बात बताती है। उस अभय ने धोखे से मेरा हुनर सीख लिया और अब उसकी वजह से मेरा कारोबार बंद हो गया। इस संसार में लोगों के दिलों से इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कुछ महीने पहले मालिनी के पति अनिल के साथ एक सड़क दुर्घटना होने पर अनिल जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुका था। तब से मालिनी अकेली गांव में पानी पूरी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। बहरहाल मालिनी रोज ठेला लेकर गांव आती है, पर उसके पास अब एक भी ग्राहक नहीं आता। सब अभय के पास जाकर ही पानी पूरी खाने लगते हैं। अब कमाई ना होने से मालिनी और सबके भूखे रहने के दिन आ चुके थे। उस अभय ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। भाभी, अब तो एक ही रास्ता बचा है, आप शहर जाकर पानी पूरी बेचिए। अगले दिन मालिनी साक्षी दोनों पास के शहर में अपना ठेला लेकर आते हैं। तभी उन्हें एक मेला दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारे लोग थे। ये मेला यहाँ साल के 12 महीने रहता है। अरे यहाँ तो कितने सारे लोग हैं, यहाँ हमारी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। दोनों मेले में आते हैं तो वहाँ पहले से ही काफी सारी दुकानें और ठेले थे। तभी साक्षी मालिनी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और वो सामने देखते हैं तो सामने एक आदमी अपने ठेले पर 50 रुपए प्लेट पानी पूरी बेच रहा था और वहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा थी। हाँ, वो देखिए भाभी, 50 रुपए प्लेट पानी पूरी। हम भी 50 रुपए दाम रखते हैं ना अपनी पानी पूरी के। उतने में वहाँ उस इलाके के दुकानदार आते हैं। कौन हो तुम दोनों और किससे पूछकर तुमने यहाँ अपना ठेला लगाया? चलो हटाओ यहाँ से अपना ठेला। हम क्यों हटाएं अपना ठेला? हम यहाँ पानी पूरी बेचने आए हैं। ये हमारा इलाका है, यहाँ हम सालों से अपनी दुकानें लगा रहे हैं। यहाँ बाहर के किसी भी इंसान को कारोबार करने की अनुमति नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सारे लोग मालिनी साक्षी को मेले से बाहर निकाल देते हैं। अरे अजीब जबरदस्ती है ये। भाभी, ये इलाका इन लोगों का है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। करीब रात हो जाती है। दोनों थके हारे अपने घर आते हैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और कमाई देखो एक पैसे की नहीं हो रही। भगवान जी, कोई रास्ता दिखाइए मुझे ताकि मेरी कमाई अच्छी हो सके। कमाई ना होने से पूरे परिवार वालों को भूखे ही रहना पड़ रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। साक्षी, ये कारोबार तो अब चलने से रहा, इसलिए अब मैं इस कारोबार को हमेशा के लिए बंद कर देती हूँ। अगर आप ये काम बंद कर दोगे तो आप क्या करोगे भाभी? मैं कहीं पर मजदूरी कर लूंगी। तभी कुछ छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने मालिनी के पास आते हैं। अरे वाह, पानी पूरी। आंटी, हमें पानी पूरी दीजिए। मालिनी सारे बच्चों को पानी पूरी देती है। थोड़े समय बाद, आंटी, आपकी पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप रोज हमारे स्कूल के बाहर आकर पानी पूरी बेचा करिए ना। हमारे स्कूल के बाहर एक भी पानी पूरी की दुकान नहीं है। हम रोज आपकी पानी पूरी खाया करेंगे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे स्कूल? तभी वो बच्चे मालिनी साक्षी को अपने स्कूल के पास ले जाते हैं। उस स्कूल के आसपास ना कोई दुकान थी और ना ही कोई सामान बेचने वाला। आंटी, आप रोज यहाँ अपना ठेला लेकर खड़े रहना। इस स्कूल के सभी बच्चे आपसे ही पानी पूरी खाएंगे। फिर क्या था, मालिनी और साक्षी उसी समय से उस स्कूल के बाहर अपना पानी पूरी का ठेला लगाने लगे। तभी शाम तक दोनों के पास स्कूल के काफी सारे बच्चे आकर पानी पूरी खाते हैं और आधे ही दिन में दोनों की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। रात का समय, आधे ही दिन में हमारी तो अच्छी खासी कमाई हो गई। उस बच्ची ने ठीक कहा था साक्षी कि यहाँ हमारी खूब कमाई होगी। भाभी, ये सब भगवान जी की देन है। उस अभय का वहाँ आना तो एक बहाना था। असल में आपकी कमाई का जरिया यहाँ पर लिखा था। अब हम रोज यहाँ अपना ठेला लगाएंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। उसके बाद मालिनी और साक्षी दोनों मिलकर रोज उस स्कूल के बाहर अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर हजारों रुपए कमाने लगे और अपने परिवार का गुजारा करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने। गरीब शांति 2 छोटी बच्चियों को अपनी गोद में लेकर अपने पति हरिया की लाश के सामने बैठी रोए जा रही थी। हरिया जी, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? रो मत बिटिया, इस संसार से तो एक दिन सबको जाना ही है। हिम्मत रख बिटिया। शांति, अगर तू ही टूट जाएगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? सब शांति को हिम्मत देने लगते हैं। शांति उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी और उसके पास 2 छोटी बच्चियां थी, वो भी रो रही थी। कुछ दिन बाद पड़ोसन सुजाता शांति के पास आती है। शांति बिटिया, खाना खाई? पति के जाने के बाद किसके गले से अन्न का निवाला उतरेगा काकी? बिटिया, मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। तेरे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है।
नहीं काकी, मैं इन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो प्यार हरिया जी इन बच्चियों को दे सकते थे, वैसा प्यार इन्हें दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। अब मैं इन बच्चों की माँ भी हूँ और पिता भी। अरे कहाँ जा रही है तू शांति? अपना और अपनी बेटियों का भाग्य बनाने। क्यों इस बच्ची के जीवन को वीरान दुखों का पहाड़ बना दिया आपने भगवान जी? अब ये बेचारी जिंदगी के कठिन रास्ते कैसे अकेले तय कर पाएगी? शांति को हिम्मत देना भगवान। इधर शांति उसी गांव में एक ईंटें बनाने वाली भट्ठी के पास आती है। इन बच्चियों के जीवन को बेहतर बनाना अब मेरे हाथ में है। शांति दोनों बच्चों को सामने एक झोपड़े में सुलाकर उस ईंट भट्ठी पर कड़ी मजदूरी करने लगती है। दोपहर का समय, तभी दोनों बच्चियां नींद से जागकर रोने लगती हैं। अरे ओ शांति, अरे तेरी बेटियां उठ गई। मेरी बच्चियां उठ गई? शांति अपनी बेटियों के पास आती है, लोरी गाकर सुलाने लगती है। ये मंजर देखकर भट्ठी पर काम कर रही सभी मजदूर महिलाओं की आंखें नम हो जाती हैं। सच कहता है जमाना कि पिता और पति इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा होते हैं। उसके बिना हम इंसानों का जीवन कितना अधूरा हो जाता है। दोनों बच्चियों के सोते ही शांति फिर से भट्ठी पर काम करने लगती है। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। शांति रोज भट्ठी पर आकर काम करने लगी। अब समय के साथ साथ शांति की बेटियां रूपाली, सपना बड़ी होने लगती हैं। कुछ सालों बाद शांति भट्ठी पर रात दिन कड़ी मेहनत मजदूरी करके अकेली अपनी बेटियों का पालन पोषण, उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने लगी। रूपाली, सपना इस समय 12वीं क्लास में थे। माँ, हमारी 12वीं की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, अब हम आगे पढ़ाई नहीं करेंगे माँ। क्यों? वो इसलिए कि आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए माँ, और हम तो कितने गरीब है ना, हमारे पास कहाँ से आएंगे लाखों रुपए। इसीलिए अब हम आप पर और पैसों का बोझ नहीं आने देंगे। नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर इतनी कामयाब हो जाए कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो जाए। पर माँ, आगे की पढ़ाई में तो लाखों रुपए का खर्च आएगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें जितना पैसा लगेगा मैं ला कर दूंगी। बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई के लक्ष्य से कभी पीछे मत हटना। कुछ दिनों बाद शांति अपना घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करके दोनों बेटियों को शहर में पढ़ाई करने भेज देती हैं। कुछ सालों बाद सपना, रूपाली की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उन्हें शहर की कंपनी में नौकरी मिल जाती है। सपना और रूपाली शहर में रहने वाले 2 अमीर लड़के अभय, मोहन से प्यार करने लगती हैं। तभी चारों वहीं शहर में शादी कर लेते हैं और 2 दिन बाद गांव आते हैं, जहां पर शांति काफी बीमार थी। शांति एक खतरनाक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। माँ, ये क्या हो गया आपको? आपने हमें बताया क्यों नहीं माँ कि आप इतनी तकलीफ में हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। तभी दोनों अपनी माँ को अपनी शादी की बात बताते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों, मैं भी चाहती थी कि तुम्हारी शादियां हो जाए। माँ, आप भी हमारे साथ शहर चलिए, हम सब वहीं साथ रहेंगे। तभी सब शहर आ जाते हैं। रूपाली शांति को लेकर अपने ससुराल आती है। रूपाली के ससुराल में उसकी सास मेनका ही थी। रात का समय अभय, रूपाली अपने कमरे में थे और शांति, मेनका एक कमरे में थे। तभी शांति ज़ारों कतार खांसने लगती है। समधन जी, पानी लाऊं आपके लिए? शांति लगातार खांसे जा रही थी। करीब पूरी रात शांति खांसती रही और उसके खांसने की आवाज से मेनका रात भर नहीं सो पाती। अगले दिन, बहू, तो समधन जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, उनकी खांसी बंद क्यों नहीं हो रही है? शांति को खांसने की बीमारी थी, वो लगातार खांसती जा रही थी। हाँ माँ जी, मैं आज ही माँ को किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाती हूँ। थोड़े समय बाद रूपाली शांति को लेकर एक बड़े से हॉस्पिटल आती है, जहाँ शांति का चेकअप हो। थोड़े समय बाद, रूपाली, तुम्हारी माँ के फेफड़ों में भयानक इन्फेक्शन हो चुका है। उनका तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा, वरना उनके दोनों फेफड़े खराब हो सकते हैं। क्या? तुम्हें जल्द से जल्द अपनी माँ का इलाज करवाना होगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, माँ के इलाज में कितना खर्च आएगा? लगभग 20 से 25 लाख रुपए आएगा खर्च। डॉक्टर वहां से चला जाता है। 20 से 25 लाख रुपए? नहीं नहीं, मैं इतने सारे पैसे नहीं खर्च कर सकती। एक काम करती हूँ, मैं माँ को सपना के घर छोड़ाती हूँ, सपना करवा देगी माँ का इलाज। हाँ। अगले दिन रूपाली शांति को सपना के घर छोड़ाती है, तो सपना भी शांति की बीमारी और उसके इलाज के पैसों की बात सुनकर परेशान हो जाती है। माँ की तो उम्र हो चुकी है, फिर क्यों मैं बेवजह माँ के इलाज में इतना पैसा बर्बाद करूं?
तभी सपना रूपाली को कॉल करती है। रूपाली, ये माँ ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। ना चैन से सोने देती है माँ, ना खाने देती है। पूरे घर में गंदगी किए जा रही है। क्या करे सपना, और वैसे भी माँ का इलाज करवा कर कोई फायदा नहीं है। माँ वैसे भी और कितना जी पाएंगी। पर अभी क्या करे, अभी तो माँ ने नाक में दम करके रखा है। हाँ यार, माँ के कारण तो मुझे और मेरे ससुराल वालों को भी बहुत परेशानी हुई थी। दोनों बहनें अपनी माँ से तंग आ चुकी थी। रूपाली, तुम माँ को ले जाओ अपने साथ। मैं माँ को नहीं रख सकती और अपने पास। ना बाबा ना, माँ को यहाँ मत भेजना। मैं भी माँ को अपने पास नहीं रखना चाहती। दोनों एक दूसरे को शांति को रखने की बात कहते हैं। शाम का समय, रूपाली सपना शांति को लेकर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर आते हैं। तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि आपने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है माँ। हम आपके कारण बहुत परेशान हो चुके हैं। सपना, मैं तो कहती हूँ अब हमें माँ का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। ये क्या बोल रही है तू रूपाली? तभी सपना रूपाली दोनों शांति को खाई में फेंक देते हैं। तभी ये सारी घटना सुजाता देख लेती है। रूपाली, सपना, ये क्या किया तुम दोनों ने? अरे बाप रे, ये कहां से आ गए? तुम दोनों ने अपनी ही माँ को जान से मार दिया। दादी, वो जिस माँ ने अपनी जवानी, अपना चैन सुकून, अपनी खुशियां तुम दोनों के लिए कुर्बान कर दी, आज तुमने उस माँ को जान से मार दिया। तुम्हें पता है, शांति तुम्हारी सगी माँ नहीं है। तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे पैदा होते ही किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। शांति हरिया की दूसरी पत्नी थी, जिसने एक माँ की तरह तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, और आज तुमने उसी माँ को इतनी दर्दनाक मौत दे दिया। ये सुनकर रूपाली सपना के होश उड़ जाते हैं। क्या ये हमारी माँ नहीं थी? रूपाली, ये क्या हो गया हमसे? दोनों बहनें अपने किए पर खूब रोने लगती हैं, पर अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद दोनों बहनों को जीवन भर अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और दोनों अपनी माँ को याद करके खूब आंसू बहाने लगी।